अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले बात करेंगे कि कोयटा की जो खतरनाक सूरत हाल है उसके पेश नज़र फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुँच चुके हैं कोयटा और वहाँ पर आला सतह इजलास की सदारत होगी। लेकिन क्या उससे कोई बेहतरी आएगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे कि जो मामलात हैं सियासी, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है। तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो ईरान चला गया है, जबकि जो दूसरी तरफ ईरान का मामला है उसके अंदर भी काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बाकायदा जो है वो हमले शुरू हो चुके हैं। और कुछ अहम खबरें और भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोयटा की क्या सूरत हाल है। कोयटा में काफ़ी ज़्यादा कशीदगी देखी जा रही है और जो लाशें ज़ियारत में हॉस्पिटल में पहुंची, वहाँ पर लवाहिकीन जब आए तो उनकी जानिब से जब लाशें वसूल की गई तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी भी की, एहतजाज भी किया। उसके बाद एहतजाजन धरने में भी लाशें रखी गई और उसके बाद फिर नमाज जनाजा इन सिक्योरिटी एहलकारों का अदा किया गया। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मनाजिर थे। ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में एहलकारों का शहीद होना और इतनी फैमिलीज़ ज़ाहिर है उससे मुतासिर हुई हैं, और ये कोई सिलसिला भी रुकता थमता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें इजाफा ही हो रहा है। हमने कुछ अर्सा पहले भी इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की थी, लेकिन उसके अलावा हमें कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब यहाँ फील्ड मार्शल साहब पहुँचे हैं और वो आला सतह इजलास की सदारत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मामला है शायद इन चीज़ों से बियॉन्ड है। ऐसा महसूस होता है कि इसके लिए जो आपको एक ओवरऑल स्टेट की सतह पर एक बहुत बड़े पैमाने पर ना सिर्फ ये कि एक कंसेंसस डेवलप करना है, एक इत्तेफाक राय करना है, बहुत से फैसलों पर नज़रसानी करनी है, और उसके साथ साथ आपको जाहिर है कि इन दहशतगर्दों से आनी हाथों से निमटना भी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए जो आपकी एक लीडरशिप में एक चाहिए होती, सियासी विजन चाहिए होता है, वो आपको बिल्कुल नापैद नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त सियासी लीडरशिप तो कहीं है ही नहीं ना, सियासत तो कहीं हो ही नहीं रही। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हुक्मरान सियासी जमातें वो अपने तौर पर कोई फ़ैसला कर ही नहीं रही, और ना ही उनकी कोई किसी किस्म की आप ये कह लें कि बड़ी मुशावरत फ़ैसला साजी में शामिल है। तो ऐसे में सियासी हल तो कोई निकल ही नहीं रहा। और जब इस तरह के मसाइल हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के मसाइल हैं या कश्मीर में जिस तरह के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आप मियरली फ़ौजी ऑपरेशंस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अगर कहें कि काबू पा लें तो ये मसाइल, मैं हमेशा बात करती हूँ, वक्ती तौर पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, आपने जाके कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो देरपा पायदार अमन का ज़ामिन नहीं होता, वो हल नहीं होता। मसला वहीं रहता है। तो इस वजह से दोबारा आपको ये ख़दशा रहता है कि आपके ख़िलाफ़ फिर कुछ होगा। तो ये हल नहीं होता कि आपने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करना जो होता है वो एक वक्ती स्टेटस होता है, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बहुत ऐसी लीडरशिप मौजूद है या कोई बहुत ओपननेस मौजूद है कि जिसमें बड़े पैमाने पर कोई आपको तब्दीली नज़र आए। तो ये बड़ा अफसोसनाक एक मामला है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो पहुंच गया है ईरान और आयतुल्लाह खामिनाई शहीद की तदफीन और आखिरी रसूमात में शिरकत करेगा। इसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली एजाज भुट्टर साहब हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं। तो ये 3-4 लोग गए हैं वहाँ पे भी। वैसे इत्तफाकन कोई हमें सियासी शख्सियत पीटीआई की नज़र नहीं आ रही, एज एन असद कैसर साहब हों या बाकी जो सियासी लीडरशिप है उनमें से किसी की कोई ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक जो बड़ी अहम खबर है वो ये भी कि मुरीद अब्बास जो कि हमारे एक एंकर पर्सन थे, हमारे साथी सहाफ़ी थे, उनको एक अफसोसनाक वाक़े में कत्ल कर दिया गया था। मुरीद अब्बास जो हैं 7 साल से उनका ये केस जो था वो ज़ेर समाअत था, और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस पे फ़ैसला सुनाया है। बेसिकली ये एक कारोबारी तनाज़ा बड़ा जो उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ ही लेन देन करके कोई काम शुरू किया था, और उसमें फिर आपस में तकरार हुई और फिर बात इतनी बड़ी कि उसने मुरीद अब्बास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद 2 मुल्ज़मान में से एक तो पकड़ा गया, एक जो था वो हाथ नहीं आया। लेकिन उसके बाद 7 साल लगे इस ओपन एंड शट केस को सॉल्व होने में। हालांकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी और
اس کے اوپر بہت سے شواہد آلریڈی موجود تھے، بہت سے لوگوں کا پیسہ بھی ڈوبا اس میں. جو ان کی بیگم ہیں زارا عباس، وہ بھی بہت عرصہ پاکستان میں ہی رہیں اور اس کے بعد وہ بیچاری چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ واپس امریکہ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے، ایک آپ نے پوری فیملی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ بہت ہی دکھ والا واقعہ تھا. بڑی تکلیف ہوئی اس خبر کو جب ہم نے خود وہاں پہ ٹی وی چینلز پہ ڈسکس بھی کیا. تو بہرحال آج عاطف زمان نامی جو ان کا قاتل ہے اس کو 2 بار سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور جرم ثابت ہونے کے اوپر. اب ظاہر ہے آگے ویسے ان کے پاس اپیل وغیرہ بھی ہے، لیکن جو ان کے مرید عباس کے بھائی ہیں، والد ہیں، وہ اس فیصلے پہ مطمئن نظر آتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے، بیٹا تو ان کا واپس نہیں آ سکتا یا بھائی تو ان کو واپس نہیں مل سکتا، لیکن کم از کم انصاف ہی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ قرار بندے کو آ جاتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے اپیل کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن کم از کم اس حد تک انصاف ضرور ملا، بھلے 7 سال لگے، لیکن وہ تو اب پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے، کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً سوالات تو اٹھتے ہی رہتے ہیں. مختلف جو ادارے ہیں عالمی وہ بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ اداروں کی طرف سے کچھ ہومیوپیتھک سے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں یا ٹویٹس آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کوئی خاص زور دے کر گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی زیادہ ہمیں پریشر نظر نہیں آتا. ابھی بھی میں نے آج یہ خبر پڑھی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ یورپی یونین کا ایک وفد جو ہے وہ ملا ہے، برطانیہ اور آسٹریلیا کے وفود ملے ہیں اور انسانی حقوق کی صورتحال پر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بریف کیا ہے. اب آپ مجھے سمجھائیں، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جن لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے اور جو کنٹرول کر رہے ہیں سارے اس وقت نظام و نسق کو، وہ خود کیا کبھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جی ہاں جی ہمارے ملک میں واقعی بڑی ابتر صورتحال ہے انسانی حقوق کی. ظاہر ہے جب آپ ان سے آ کے ملیں گے تو وہ تو آپ کو یہی بریف کریں گے کہ جی ہم نے تو یہاں پہ انسانی حقوق کی مثالیں قائم کر دی ہوئی ہیں، یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ جس طرح سے ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں، یہاں پر انصاف بھی ہے، کوئی کسی قسم کا لا سے ادھر ادھر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تو آپ کو یہی بیان کرے گی نا. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جنہوں نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان کی عدلیہ کا پورا نظام، ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو حقائق بتائیں گے اور سچ بتائیں گے. تو اگر یہ انسانی حقوق کی صورتحال جاننی ہے یا ان وفود کو آنا ہی ہوتا ہے تو یہ متاثرہ جو لوگ ہیں ان کی آواز سنیں. ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ کا بھی نیریٹو لیں، لیکن آپ کم از کم ان لوگوں سے ملیں جو متاثرہ لوگ ہیں، جو آوازیں اٹھا رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ رائے لیں. چلیں آپ متاثرہ لوگوں سے نہیں مل رہے تو کم از کم آپ انڈیپینڈنٹ رائے لیں. جا کے اگر آپ نے حکومت کے لوگوں سے ہی جا کے ملنا ہے تو اس سے بہتر آپ تشریف نہ ہی لائیں. لانے کا آپ کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یورپی یونین نے، آپ نے دیکھا جو 2024 کے انتخابات کی دھاندلی رپورٹ تھی وہ دبا کے بیٹھے رہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو کیا جینوئنلی فکر ہے کہ واقعی انسانی حقوق کو انشور کرنے کے لیے کوئی کام کریں. تو ان کے صرف یہ اپنے اپنے ڈھکوسلے ہیں سب کے اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جاگتے ہیں. ورنہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو بات کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حق ہی نہیں ہے. جب آپ غزہ پہ نہیں روک سکتے، جب آپ کشمیر پہ بھی نہیں روک سکتے، جب آپ اور جن علاقوں میں قتل عام ہوئے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے بغیر کسی لا کے انویڈ کیا مختلف ممالک میں اور حکومتوں کو تلپٹ کر دیا، رجیم چینج کیے، سازشیں کروائیں، فوجوں نے آ کے جو ہیں وہ قبضے کر لیے، یہ سب ہوتا رہا. تو آپ اس وقت نہیں کہیں روک سکے تو پھر اس کے بعد اب آپ آ کے ایسے ہی ایک اپنی دکانداری چمکاتے رہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، کھے اور سوا کر رہے ہیں. ادھر تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں کیا یہاں پر عام مظاہرین کے اوپر گولیاں نہیں چلیں؟ کیا یہاں پہ الیکشن ریگ نہیں ہوا؟ کیا یہاں پہ جو صحافی حضرات ہیں ان کے قتل نہیں ہوئے، ان کو مسنگ پرسن نہیں بنایا گیا، ان پہ تشدد نہیں ہوا، ان پہ مقدمات نہیں ہوئے، ان کو نوکریوں سے نہیں نکالا جا رہا؟ کیا یہاں پر پیکا جیسے آرڈیننس کے تھرو لوگوں کی آواز بند کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا لوگوں کے معاشی حالات تنگ کر کے ان کو پریشان کر کے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ تو جب آپ یہ سب کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو آپ کی سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہے، جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہے، جو ان کی بیوی کے ساتھ سلوک ہے، جو ان کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ سلوک ہے، کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جو جیلوں میں حالات ہیں اس وقت، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے
इसके ऊपर आप अंधे बने रहे, गूंगे बने रहे, आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा, उल्टा आप इस रजीम की तारीफ़ें करते फिर रहे हैं कि जनाब ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं और उनके जो है आप तलवे चाटते फिर रहे हैं। तो ये सब बस मफादात की गेम होती है। जिसको जब जिस वक्त जो सूट कर रहा होता है उस वक्त उन्हें तमाम इंसानी हकूक़ भी याद आ जाते हैं, डेमोक्रेसी भी याद आ जाती है, और जब उन्हें सूट नहीं कर रहा होता तो फिर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, फिर वो सिर्फ जो है हाथ में हाथ डाल के फिर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला तो आज भी जारी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की, जैसे मैंने कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें जो अलीमा खान साहिबा का एक फ़ैसला सामने आया कि मंगल के रोज़ ऑनवर्ड्स अब कोई एहतजाज नहीं होगा, लोग नहीं वहाँ पहुँचेंगे, तो उसके ऊपर बड़ी बाज़गश्त है। मेरा अपना वैसे ये अंदाज़ा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये अहकामात मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से भी आए हो सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फ़ैमिली से मुलाकात हुई, और बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनके थ्रू भी कुछ मैसेजिंग जो है वो बाहर हो जाती है, यानी जो कंसर्न लोग हैं कम से कम उन तक मैसेज पहुंचाया जाता है। तो इमरान खान साहब ने ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी साहिबा को इस हवाले से पैगाम दिया हो कि भाई अपने अपने इलाकों में जाएं सब लोग और मूवमेंट की तैयारी करें, बजाय इसके कि यहाँ पे आके आप अडयाला के बाहर आके एक टोकन सा एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद चले जाएं। तो उससे बेहतर ये है कि प्रेशर बढ़ाएं और उसके लिए स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो ऐन मुमकिन है कि ये मैसेज जो है इमरान खान साहब की तरफ से बुशरा बीबी के थ्रू जो है उनकी फैमिली तक पहुंचाया गया हो, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा ने ये ऐलान किया। वरना उससे पहले तो अलीमा खान साहिबा ये ऐलान कर रही थी ना कि अडयाला ही आएँ सब और 10,000 लोग लेकर आएँ, तो वो तो कन्विंस कर रही थी इस बात के ऊपर, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने बिल्कुल इससे टोटली एक ऑपोजिट पोजीशन ली। तो इस पर मेरा अंदाज़ा ये है कि ये मैसेज उन्हें अंदर से मिला है, इसीलिए उन्होंने फिर ये मैसेज जो है आगे इसको चेंज करके कन्वे किया है। लेकिन खैर मैसेज तो ये भले उन्होंने दे दिया हो, लेकिन मुझे इसका वैसे अगर आप कहें कि इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से लगे कि कोई पीटीआई के लिए उसमें वाकई कोई चेंज ऑफ पॉलिसी नज़र आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस आराम पसंदी और सहल पसंदी का शिकार हैं या कुछ मजबूरियों का शिकार हैं, कुल मिला के यही है कि उन्होंने नहीं जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट करनी और ना ही कोई तहरीक चलानी है। तो अब एक उनकी जो एक्टिविटी थी भी, चले वो कोई टिकटॉक बनाने आता था, कोई सच में इजहार यकजहती के लिए आता था, जो थोड़ी बहुत एक एक्टिविटी मंगल की थी वो भी उनके ऊपर से जिम्मेदारी हट गई, तो वो तो मेरा ख्याल है कहेंगे कि चलो जी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, वरना सोशल मीडिया पीछे पड़ा रहता था आज मंगल पे कौन आया, मंगल के रोज़ कौन नहीं आया। तो उन्होंने कहना है कि चलो जी ये तो एक अच्छा ही वैसे फ़ैसला हुआ है कि अब हमें वो भी एक जो ड्यूटियाँ निभानी पड़ती थी वो भी ना पड़ें। तो मुझे तो ऐसी ही कोई सिचुएशन नज़र आती है। आखिर में जी थोड़ी ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में बहुत बड़ा अटैक किया है अमेरिका ने, और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया है, फ़ौजी तनसीबात को भी और पावर प्लांट्स को भी, जबकि चाबहार का जो इलाका है, जो पोर्ट है इनकी, यहाँ पे बिजली भी मुअत्तल है, जबकि बुशहर शहर में भी धमाके सुने गए हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब आयतुल्लाह खामेनेई की जो है वो आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। हालांकि इस बारे में ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कम से कम इस दौरान जो है वो कोई शरारत ना की जाए, लेकिन इन्होंने उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको सुकून से दफनाने भी नहीं दे रहे, और उस दौरान भी जो है अटैक्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो इस सारे के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट तो जारी हुआ है कि भाई दोनों फरीक जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और जो इस्लामाबाद MOU है उसके हिसाब से बेहतर जो है सूरत हाल को करने की कोशिश करें। लेकिन भाई वहाँ पे जो एक फ़रीक है वो तो साफ कह रहा है कि जी हम किसी उसको MOU को नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप ने तो वाज़ेह कहा कि इट इज़ ओवर। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान अब ज़ाहिर है उस पोजीशन में तो है नहीं कि जनाब उसकी बात के आगे डोनाल्ड ट्रंप चुप कर जाएगा या सरेंडर कर देगा। वो उतनी ही बात पाकिस्तान की मानता है जितनी वो उसको माननी होती है, और वो भी क्या कि वो मतलब जब पहले सोच लेता है कि भी मुझे इस वक्त ये ज़रूरत है तो वो कह देता है कि पाकिस्तान ज़रा रिक्वेस्ट कर दो कि भाई ये रोक दो, फिर मैं रोक दूँ, और बाद में कह देता है कि जी पाकिस्तान के कहने पे मैंने रोक दिया। वरना ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई इतनी सुपर पावर तो नहीं है कि जिसकी वजह से अमेरिका उससे डर के मारे रोक देता है या उसका बड़ा कोई लिहाज कर लेता है। तो उन्होंने भी वहाँ पे जो फैसले करने उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करने हैं, और बाकी जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के तरीके से ताउन से उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं प्लान को। तो ये एक वहाँ पे हमें सिस्टम नज़र आ रहा है। तो अभी भी जब उन्होंने अटैक करना था उन्होंने तो पाकिस्तान से नहीं पूछा ना कि भाई आप सालिस हैं, भाई अगर उन्हें ईरान पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे भी तो वो पूछते कि भाई
آپ ثالث ہیں, آپ ایران کو منع کریں کبھی یہ کام نہ کرے, اور اگر آپ اٹیک کرنے لگے تو کیا آپ نے پوچھا کہ بھئی ہم یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے جب آپ ایک کمزور پوزیشن پر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی ثالثی گڈ ول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے گڈ ول جیسچر کے طور پر یہ سب کر رہے ہوں گے, لیکن اگلا کو بھار اٹھا ہی نہیں رہا. تو یہ جو ہے انفارچونیٹلی بس اس میں اسی طرح کی پوزیشن ہے. یہ خدشات تھے پہلے سے ہی کہ یہ کوئی زیادہ لمبا چلے گا نہیں پیس ایگریمنٹ کا معاملہ, اور اب اسی طرح کی صورتحال کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے سچویشن. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.